हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम शेक्सपियर के अनदर प्ले को डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो प्ले है ये आपका रहेगा सिम्बलिन। सिम्बलिन को हम डिस्कस करेंगे एंड ये जो आपकी क्लास होगी ये क्लास 23 है। ठीक है, क्लास आपकी जो है ये 23 क्लास है। ऑलरेडी हमने 22 क्लास देख लिया है और जो फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। उनके लिए बताना चाहूँगी क्योंकि इस चैनल पे क्या चल रहा है, टीजीटी को फोकस करके थ्योरी क्लासेस कराई जा रही हैं, है ना, लाइक एलटी की तरह ही, लेकिन एलटी से बेहतर हम करेंगे इसमें। ठीक है, सारी जो क्लासेस होंगी वो थ्योरी वाली क्लासेस होंगी एंड देन थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। पहले हम थ्योरी को कर लेंगे, देन उसके बाद प्रैक्टिस को कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने शेक्सपियर लिया है और शेक्सपियर के लगभग 22 प्लेज मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। आज ये 23 प्ले है जिसको हम डिस्कस करेंगे और ये 22 जो प्ले हुआ है वो थ्योरी क्लासेस थी। और आपको कैसे मिलेंगी ये वीडियो, यानी कि जो हो चुकी है वीडियो, ये वीडियो आपको हिना इंग्लिश क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी। वहाँ पे सीक्वेंस से सारी वीडियोस हैं, उसमें ग्रामर के भी हैं और उसमें ये वाले लिटरेचर के, तो दोनों जगह मैंने एक ही में डाल दिया है सो दैट आपको वहाँ पे ग्रामर का भी मिल जाएगा। अगर आप टीजीटी से रिलेटेड ग्रामर का भी देखना चाहते हैं तो वहीं पे मिलेगी एंड ये जो आपके लिटरेचर से अगर देखना चाहते हैं तो वहीं पे मिलेगी। तो सीक्वेंस से सारी वीडियोस हैं। शेक्सपियर की बायोग्राफी से मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सीक्वेंस से आप वहाँ पे जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप इस चैनल पे आ गए हैं तो फिर कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे पूरी थ्योरी क्लासेस कराई जा रही हैं। सो जो आपको चाहिए वो इस चैनल पे कराया जा रहा है। ओके, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड शेयर भी कर दिया करें सो दैट बाकी बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, चलिए, क्योंकि बाकी बच्चे भी परेशान रहते हैं कहाँ हमें एक प्रॉपर क्लास मिले, कहाँ पे जहाँ पे हम बस एक जगह टिक जाए, प्रॉपर क्लास हमको मिले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये चैनल है हिना इंग्लिश क्लासेस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सिम्बलिन जो है ये विलियम शेक्सपियर का प्ले है। जॉनरा इसका याद रखना, ये एक रोमांस है एंड इसे ट्रेजिक कॉमेडी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे लेट रोमांस भी कहा जाता है। ओके, ये आया कब था? शेक्सपियर के लेट करियर में आया था, 1609 से लेके 1610 के बीच में, है ना, तो ये ध्यान रखना है। प्ले टाइप की बात करेंगे तो क्लासिफाइड एज अ लेट रोमांस और ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी मतलब क्या होता है? इस प्ले को लेट रोमांस या फिर ट्रेजी कॉमेडी कहा जाता है। ट्रेजी कॉमेडी का मतलब ऐसी कहानी, ऐसी स्टोरी जिसमें बहुत सारी मुसीबतें और दुख होते हैं, मतलब बहुत सारी मुसीबतें और ट्रेजिडी होते हैं, लेकिन लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है और लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ट्रेजी कॉमेडी। मतलब मुसीबतें होंगी, दुख होगा, ट्रेजिडी होगा, लेकिन लास्ट में हैप्पी एंडिंग पे ख़त्म कर देगा, वो होता है ट्रेजी कॉमेडी। और याद रखना, जब 1623 में शेक्सपियर के प्ले का जो फर्स्ट कलेक्शन आया था, फर्स्ट फोलियो आया था, है ना, तो इसे ट्रेजिडी माना गया था। इसे क्या माना गया था? इसे सिम्बलिन को ट्रेजिडी माना गया था। ओके, लेकिन अब इसे रोमांस माना जाता है, बट नाउ व्यूड एज अ रोमांस, ये ध्यान रखना है। डेट ऑफ कंपोजिशन की बात करेंगे, 1609 से 10 के बीच में ये प्ले आया है। तो अगर पूछा जाएगा कि ये है क्या, तो लेट रोमांस या फिर ट्रेजी कॉमेडी। लेकिन 1623 में इसे, जब ये 1623 में आया था फर्स्ट कलेक्शन, मतलब शेक्सपियर का जो प्ले आया था, 36 प्ले थे पब्लिश हुए थे, उसमें ये ट्रेजिडी के रूप में आया था, बट नाउ अब इसे रोमांस कहा जाता है, ध्यान रखना है। अच्छा, इसका हिस्टोरिकल सोर्स क्या होगा, मतलब शेक्सपियर ने इसकी कहानी कहाँ से ली है? तो ध्यान रखना, इसकी स्टोरी उन्होंने हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स, फॉर द ब्रिटिश किंग, ये ध्यान रखना, क्यूनो बेलिन एंड द रोमन ट्रिब्यूट। तो ये ध्यान रखना कि हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स, इसमें ब्रिटेन के जो राजा हैं क्यूनो बेलिन और रोमन साम्राज्य को कर देने वाली ऐतिहासिक बातें लिखी गई हैं। मतलब ब्रिटेन के जो राजा थे, जो रियल राजा थे, है ना, क्यूनो बेलिन, वो रोमन साम्राज्य को ट्रिब्यूट एक कर दिया जाता था, वो कर देने के लिए मना कर देते हैं। तो वो वाली कहानी इन्होंने शेक्सपियर ने अपने सिम्बलिन में रखी है, अभी हम समझेंगे। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, बोकाशियो डेकामेरॉन फॉर द वेगर प्लॉट इन्वॉल्विंग द चेस्ट एंड द बर्थ मार्क।
और बाकी की जो कहानी इसमें है, जैसे कि इमोजन का, बाकी की कहानी बोकाशियो की डेकामेरॉन से ली गई है कहानी, जिसमें एक हस्बैंड है अपनी पत्नी की चेस्टिटी पर शर्त लगाता है। फिर संदूक और तिल वाली घटना, बर्थ मार्क वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ से इन्होंने ली हैं, जो अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं सिम्बलिन में। ओके, सेटिंग की बात करेंगे तो एंशियंट ब्रिटेन इसकी सेटिंग रखी गई है। कहाँ पे? एंशियंट प्राचीन ब्रिटेन, यानी कि आप देख सकते हो लंदन एंड मिलफोर्ड हेवन। तो यहाँ पे मिलफोर्ड हेवन में भी सेटिंग रखी गई है, मतलब प्राचीन ब्रिटेन में ही रखी गई है। तो ये ध्यान रखना, लंदन और मिलफोर्ड हेवन। देन उसके बाद रोम में रखी गई है, इटली के। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, रोमन्स स्ट्रक्चर मूविंग फ्रॉम सोशल कॉन्फ्लिक्ट टू सफरिंग, एग्जाइल एंड फाइनली टू द रिकन्सिलिएशन रेस्टोरेशन। तो इसका एक क्लासिकल, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, एक क्लासिक रोमांस स्ट्रक्चर का पालन करता है। मतलब पहले इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या? शुरुआत में परिवार और समाज में झगड़े होते हैं। देन सफरिंग, एग्जाइल होता है, दुख होता है, वनवास, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर के घर, कैरेक्टर का घर से दूर भटकना, बहुत ज़्यादा सफ़र करना, है ना। देन लास्ट में क्या होता है? रिकन्सिलेशन होता है, मेल मिलाप होता है, रेस्टोरेशन होता है, लास्ट में बिछड़े हुए लोगों का मिलना, सब कुछ ठीक हो जाना। तो ये प्ले में यही दिखाया गया है। एग्जाम रेलिवेंस याद रखना, नोटेड फॉर हैविंग वन ऑफ शेक्सपियर मोस्ट बिलवेड हीरोइन इमोशंस एंड हाईली कॉम्प्लेक्स एक्ट 5 विद ओवर 20 डिस्टिंक्ट रेवलेशन। देखिए, इसका जो इस प्ले की जो हीरोइन है ना, इस प्ले की हीरोइन का नाम क्या है? इमोजन। ये ध्यान रखना, इमोजन है। शेक्सपियर की सबसे प्यारी, सबसे सुपीरियर हीरोइन में से एक मानी जाती है ये इमोजन। इस प्ले की हीरोइन इमोजन है। और एक्ट 5 काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्ट है। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक्ट है क्योंकि इसमें एक के बाद एक 20 से ज़्यादा खुलासे होते हैं, जहाँ सारी उलझनें सुलझती हैं। तो ये ध्यान रखना। आ जाते हैं कैरेक्टर पे। ओके, चलिए कैरेक्टर को देख लेते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले राजा सिम्बलिन। राजा सिम्बलिन ये कौन थे? ये रोमन साम्राज्य के ब्रिटेन का जागीरदार राजा था एक। ठीक है, तो किंग ऑफ ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन का राजा था राजा सिम्बलिन। ये ध्यान रखना है, ये ब्रिटेन का राजा था। ओके, एंड की ट्रेड्स की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना है की ट्रेड्स में कि ये बहुत कमज़ोर, वीक, इंडेसिसिव, ईजली मैनिपुलेटेड, मतलब वीक है, इंडेसिसिव है, फैसला लेने में बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर राजा। कमज़ोर मतलब शारीरिक, मतलब एक होता नहीं, फिजिकली कमज़ोर नहीं है, खुद फैसला ले नहीं पाता है। और ईज़िली मैनिपुलेटेड, इसको कोई भी ईज़िली ये किसी की बातों में आ जाता है ना। इवन ये अपनी जो दूसरी पत्नी है उसकी बातों में आसानी से आ जाता है। तो ये ध्यान रखना है। इन्फ्लुएंस हैवली बाय हिज विक्ड क्वीन, मैंने बताया ये अपनी जो दूसरी शादी किया हुआ है, इसकी जो पत्नी है, पहली वाली पत्नी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाऊंगी। ये जो राजा है ना, ये इसकी दूसरी पत्नी है, जो क्वीन करके आएगा इस प्ले में ना, ये इसकी दूसरी पत्नी है, ध्यान रखना। तो सिम्बलिन की जो फर्स्ट पत्नी है उसकी डेथ हो गई है, मतलब उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है इस प्ले में। लेकिन हाँ, सिम्बलिन की जो पहली पत्नी थी उससे 3 बच्चे थे, 2 बेटे थे। ठीक है, 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। यहीं पे थोड़ा सा समझा दूंगी, थोड़ा सा लेआउट। तो 2 बेटे थे और 1 बेटी थी सिम्बलिन, इसकी पहली पत्नी से, फर्स्ट वाइफ से। फर्स्ट वाइफ का कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। इस फर्स्ट वाइफ से 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। दोनों बेटे का नाम क्या था? एक का नाम अरवीरागस था, ठीक है, एक का नाम क्या था? अरवीरागस। अरवीरागस, ये ध्यान रखना है, अरवीरागस। और एक का नाम क्या था? गाइडेरियस। गाइडेरियस, ये दोनों बेटों का नाम है। ठीक है, और एक बेटी थी जिसका नाम था इमोजन। इमोजन जो इस प्ले की हीरोइन भी है। खैर, अब राजा, ये जो राजा है ना सिम्बलिन, इसने दूसरी शादी कर ली है, दूसरी शादी कर ली है। तो जो दूसरी शादी किया है इसने, इसकी यानी कि सेकंड वाइफ, सेकंड क्वीन, इससे एक लड़का है, इससे एक लड़का है जिसका नाम है क्लॉटिन। क्लॉटिन। लेकिन ये जो सेकंड वाइफ का ये जो बेटा है ना क्लॉटिन, ये बेटा है इसका, ये सिर्फ इसी का बेटा है, राजा सिम्बलिन का बेटा नहीं है। मतलब
ये जो सेकंड वाइफ है ना राजा सिमलिन की, ये जो क्लॉटेन है इस वाइफ के पहले वाले हस्बैंड का बेटा है ये क्लॉटेन। थोड़ा सा समझा दूंगी तो फिर आपको कहानी में ईजिली समझ में आएगी चीज़ें। तो इसके पहले वाले हस्बैंड का ये बेटा है, यानी कि इसने कहीं मतलब इसने शादी किया, ऐसा मेंशन है प्ले में कि इसने पहले शादी कर चुकी है। ये सेकंड वाइफ है, मतलब ये जो वाइफ है ना सिमलिन की, जो सेकंड वाइफ है ना, सेकंड क्वीन है, इसने पहले शादी वादी की है जिससे एक बेटा हुआ था जिसका नाम था क्लॉटेन। ठीक है, तो यहाँ यानी कि राजा सिमलिन और राजा सिमलिन से कोई बेटा नहीं है, कोई बच्चे नहीं थे, बस यही एक बेटा था, लेकिन ये पहले वाले हस्बैंड से था, इस रानी के पहले वाले हस्बैंड से बेटा था। तो कुल मिला के ध्यान रखना, ये जो क्लॉटेन है ये क्या हुआ, स्टेप सन हुआ, किसका, सिमलिन का, एक सौतेला बेटा हुआ। और ये जो सेकंड वाइफ है ये दोनों बेटे और एक बेटी, यानी कि इमोजन और अरवीरागस और गाइडेरियस की ये सेकंड मतलब स्टेप मदर है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, अब आपको समझ में आ जाएंगी। जहाँ पे क्लॉटेन आएगा ध्यान रखना ये स्टेप ब्रदर है, यानी कि इसका इमोजन का स्टेप ब्रदर ही लगेगा। ठीक है, लेकिन सगा कहीं नहीं है, सगा कहीं से नहीं लग रहा है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये दूसरे हस्बैंड का, ये जो वाइफ थे ये पहले वाले हस्बैंड का बेटा है ये क्लॉटेन, सिमलिन का बेटा भी नहीं है। तो यहाँ पे समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब हम आते हैं अपने इस पे। तो ये जो राजा है ना सिमलिन, ये बहुत कमज़ोर है ना, खुद फैसला नहीं ले पाते हैं, और अपनी रानी, ये जो रानी है ना दूसरी जो शादी की है, दूसरी पत्नी की बातों में आसानी से आ जाते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता, सिमलिन को ये नहीं पता कि ये जो रानी है, इनकी जो सेकंड वाइफ है ना, ये बहुत क्रूर है। इसको सिर्फ राजपाट चाहिए, किसके लिए, वो भी इस बेटे के लिए। किस बेटे के लिए, इस बेटे के लिए। बस इसको एक ही चिंता है कि इसको तो लग रहा है एक ही चिंता है कि ये इस पूरा राजपाट जितना भी है मेरे बेटे को मिल जाए। एक बेटी है, दो बेटे हैं, लेकिन ये जो दो बेटे हैं ना, इनको बचपन में एक ब्लेरियस नाम का एक कोर्टियर रहता है, राजा सिमलिन का एक सेवक रहता है ब्लेरियस नाम का। ठीक है, उसका नाम रहता है ब्लेरियस। ठीक है, ब्लेरियस नाम रहता है, ये सिमलिन का वो रहता है, सेवक रहता है आई थिंक। तो ये जो ब्लेरियस है ना, इस पर कोई इल्ज़ाम लग जाता है, इसको बैनिश कर देता है राजा सिमलिन। क्या कर देता है, बैनिश कर देता है। और जब बैनिश कर देता है तो ये गुस्से में राजा सिमलिन से बदला लेने के लिए इसके जो दोनों बेटे हैं, भी छोटे छोटे हैं, नवजात शिशु हैं, ये दोनों बेटों को ये क्या कर लेता है, चुरा लेता है, चुरा के भाग जाता है। मतलब इन दोनों बेटों को लेके भाग जाता है, यानी कि ये दोनों बेटों को लेके ये ब्लेरियस लेके चला जाता है जंगल में, वहीं पालता पोसता है, वहीं बड़ा करता है। ठीक है, लेकिन अब सिमलिन के पास सिर्फ एक ही बेटी बची है, ले दे के यही इमोजन ही बची है। तो ये जो वाइफ है ना, इनके जो सेकंड वाइफ है, सेकंड क्वीन है, इस इमोजन को मारना चाहती है। ठीक है, मारना इसलिए चाहती है कि एक ही तो है, इसको मार देंगे तो पूरा जितना राजपाट है वो मेरे बेटे क्लॉटेन को मिल जाएगा। दूसरी तरफ ये भी चाहती है कि क्लॉटेन से इसकी शादी हो, इमोजन की, और राजा सिमलिन को भी बहका लेती है कि इमोजन से, मतलब बात करके किसी तरह समझा बहका लेती है कि इमोजन की शादी क्लॉटेन से हो। और क्लॉटेन भी इससे शादी करना चाहता है, इसको रेप करना चाहता है, इसका अपहरण करना चाहता है, कुछ इस तरह कहानी है। ठीक है, और ये जो ब्लेरियस है ये इनके दोनों बेटों को लेके भाग गया है, बचपन में ही लेके भाग जाता है जंगल में, और वहीं बड़ा करता है, पालता पोसता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, वहीं पे बड़ा करता है, पालता पोसता है। और जब वहाँ पे रखता है ना, तो ये नाम नहीं रहता, अरवीरागस या गाइडेरियस नाम नहीं रखता है, वहाँ पे वो कैडवाल और एक नाम और है इसका, एक का नाम कैडवाल रहता है, एक का नाम पॉलीडोर रहता है। ये दोनों नाम से ये पालता पोसता है। ठीक है, ये इनका रियल नेम है, अरवीरागस एंड गाइडेरियस, ये नाम से नहीं पालता पोसता, ये नाम कैडवाल एंड पॉलीडोर नाम से ये पालता पोसता है। और इनको भी नहीं पता कि हम किसी राजा के बेटे हैं। भाई बचपन में ही चुरा लेता है ये, फिर बड़ा हो जाता तो इसको लगता है कि हम लोग इसी के बेटे हैं, ब्लेरियस के। यानी कि राजा सिमलिन के दोनों बेटे खो चुके हैं, सिर्फ एक ही बेटी बची है, इमोजन। अब हम आते हैं, इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम। इनका हो गया ना, समझ में आ गया इनका। ठीक है, राजा के बारे में अगर हम जानेंगे, राजा के बारे में मैंने बता दिया कि ये आसानी से अपनी पत्नी के, मतलब दूसरी पत्नी के बातों में आ जाता है। बहुत ही दोषपूर्ण राजा का प्रतीक है ये सिमलिन, और इसकी गलतियाँ, इसके गलत फैसले के कारण ही प्ले में सारी मुसीबतें आती हैं, जैसे बेटी को निकालना, बेटे को खो जाना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे इमोजन। ये इस प्ले की हीरोइन है इमोजन, और सिमलिन की डॉटर है, सिर्फ एक डॉटर है, बाकी दोनों बेटे को तो ये चुरा ले गया है। ठीक है,
वर्चुअस है, करेजियस है, लॉयल है, ये ध्यान रखना है। बहुत गुड़ी है, साहसी है, वफादार है और अपने पिता के गुस्से और पति के शक के बावजूद अपना धर्म और धैर्य नहीं छोड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इमोजन है ना, ये जो सेकंड वाइफ है, ये एक तरफ तो इमोजन को मारना भी चाहती है और एक तरफ अब कुछ ना मतलब तिकड़मबाजी लगाती है कि शादी भी हो जाए, इससे शादी हो जाए तब भी मेरे बेटे को मिल जाएगी पूरी जायदाद, अगर शादी नहीं हो रही है तो इसको मार दिया जाएगा इमोजन को, तब भी बेटे को मिल जाएगा। तो ये राजा सिम्बलिन को बहकाती है किसी तरह कि इससे शादी। राजा सिम्बलिन भी चाहता है कि इमोजन की शादी इसी से हो, क्लॉटेन से हो, और क्लॉटेन भी चाहता है, लेकिन इसके जो इरादे हैं वो नेक नहीं है। ठीक है, लेकिन इमोजन जो है ये प्यार करती है किसी और से, पास्थुमस नाम के लड़के से प्यार करती है। ये पास्थुमस नाम का जो लड़का है ना, ये राजा सिम्बलिन के दरबार में ही था, काम वाम करता था। ठीक है, एक नोबल मैन है, तो ये इसी से प्यार करती है और इसी से सीक्रेटली शादी भी कर लेती है, चुपके से शादी कर लेती है। अब आते हैं हम, सारी कहानी हुई है तो हम कैरेक्टर को पहले देख लेते हैं। ठीक है, वर्चुअस, करेजियस, लॉयल है ये। एंड बात करेंगे अगर हम इमोजन के बारे में, ये चेस्टिटी और वफादारी का मिसाल है। शेक्सपियर की सबसे महान और नेक दिल हीरोइन में से गिनती इसकी होती है, फिडेलिटी। नेक्स्ट जो है पास्थुमस लियोनाटस, यही है इमोजन का हस्बैंड जिससे ये चुपके से शादी कर लेती है ना। ये नोबल है बाय बर्थ बट इनसिक्योर है ना। जन्म से ये कुलीन है, नोबल है, लेकिन अपने आप को थोड़ा लेकर, मतलब अपने आप को लेकर थोड़ा इनसिक्योर है। ये दूसरों की बातों में आकर अपनी पत्नी पे शक करने लग जाता है। ये भी ओथेलो की तरह ही है, अपनी पत्नी पे शक करने लग जाता है। देखिए ओथेलो की तरह, ध्यान रखना है। इसकी जो जेलसी है ना, ये शेक्सपियर के दूसरे प्ले ओथेलो की याद दिलाती है। ठीक है, ये ट्रस्ट एंड बिट्रेयल की थीम का सेंटर्ड है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, ये इस प्ले का हीरो मतलब विलन है। इसे इशियामो पढ़ोगे या याकिमो पढ़ो आप, इसे आप कुछ भी पढ़ सकते हो, याकिमो या फिर इशियामो। ठीक है, ये इस प्ले का एंटागोनिस्ट है, विलन है, बहुत चालाक है, धोखेबाज है और ये पास्थुमस से शर्त लगाता है कि ये इमोजन को क्या कर देगा, सेड्यूस कर सकता है। कहानी में हम समझेंगे क्या है ये। नेक्स्ट पे आ जाएंगे द क्वीन। एक चीज़ और ध्यान रखना, अ लेसर यागो फिगर, जिस तरह ओथेलो में यागो उसको मतलब बहकाता है ओथेलो को, है ना, तो ये यागो का ही छोटा रूप है, इसमें भी वो वही काम करता है, पास्थुमस को बहकाता है। द क्वीन, ये एंटागोनिस्ट है, ये सिम्बलिन की सेकंड वाइफ है, काफ़ी एम्बिशियस है, डेसिटफुल है, क्रूएल है, जैसे कि मैंने इनके बारे में ऊपर बता दिया है ना। ये राजा की दूसरी पत्नी है और सौतेली माँ है इमोजन की, बहुत एम्बिशियस है, धोखेबाज है, क्रूर है और ये अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है और इमोजन को जहर देने की योजना बनाती है, काफ़ी योजना बनाती है इमोजन को मारने के लिए, है ना। ये परियों की कहानियों वाली जो विग्ड स्टेप मदर जैसी है। नेक्स्ट है क्लॉटेन, ये क्वीन का बेटा है, मैंने बताया इसके बारे में, ये रानी का बेटा है और सिम्बलिन का ये स्टेप सन है। काफ़ी एरोगेंट है, फुलिश है, वॉयलेंट है ना। ये भी विलन जैसा ही है, ये भी विलन का ही काम करता है, काफ़ी विलन है, ये भी है, क्वीन भी ये विलन का काम करती है, इशियामो भी विलन का काम करता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, ये भी विलन है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये ना एक कॉमिक कैरेक्टर का भी काम करता है, विलन के साथ साथ एक कॉमिक कैरेक्टर भी है, ये काम करता, मतलब हंसी भी आती है और ये इमोजन के साथ ये ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में गाइडेरियस इसे मार देता है। नेक्स्ट जो है ब्लेरियस, वही ब्लेरियस मैंने ऊपर बताया ना, बैनिस्ड लॉर्ड, ये ब्लेरियस है, ये एक लॉर्ड रहता है, एक सामंत रहता है कोर्ट में, राजा सिम्बलिन के कोर्ट में, और इसको ना राजा सिम्बलिन बैनिश कर देते हैं, है ना। ये राजा का वफादार था, लेकिन राजा ने इसे गलत समझकर निकाल दिया। बदले में इसने क्या किया, राजा के दोनों बेटों को चुरा लिया और उन्हें जंगल में पाल पोस कर बड़ा किया। लॉयल है लेकिन वेंजफुल है, बदला ले लेता है, क्योंकि राजा को गलत फहमी हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो इसको बैनिश कर देता है राजा, और ये बदले में गुस्से की आग में क्या करता है, या बदले की आग में राजा के दोनों बेटों को चुरा लेता है और उन्हें जंगल में ले जाके पालता पोसता है ना। तो ये ध्यान रखना है, मतलब ये पर्सन जो है ना, ये कोर्ट लाइफ वर्सेस पेस्टरल लाइफ के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे गाइडेरियस एंड अरवीरागस। जो गाइडेरियस है और अरवीरा, ये दोनों भाई हैं, राजा के लॉस्ट सन्स हैं, जिसे पॉलीडोर एंड कैडवॉल, जब ये लोग जंगल में पल रहे थे, ब्लेरियस इन्हें पाल पोस के बड़ा किया, तो इनका नाम क्या रखा था, पॉलीडोर एंड कैडवॉल इनके नाम थे। तो गाइडेरियस और अरवीरागस के ही नाम थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
जंगल में लोग पले, इसलिए दरबारों की बुराइयों से लोग दूर हैं। लेकिन शाही खून होने के कारण ये बहुत बहादुर है और नेक दिल है। ये नोबल सवेजरी का प्रतीक है। लास्ट में इनके मिलने से शाही वंश फिर से सेटअप हो जाता है ना। नेक्स्ट जो है पिशैनियो। पिशैनियो कौन रहता है? ये सर्वेंट टू पोस्थुमस, ये पोस्थुमस का सर्वेंट रहता है, मतलब पोस्थुमस और इमोजन का सर्वेंट रहता है पिशैनियो। ठीक है। फेथफुल है, कंपैशनेट है, मॉरली अपराइट है, अच्छा है, ये काफ़ी वफादार है, दयालु है। ठीक है। जब पोस्थुमस उसे इमोजन को मारने का आदेश देता है इसे, तो ये मना कर देता है और इमोजन को भेष बदलकर भागने में मदद भी यही करता है। आ जाते हैं कहानी पे, समझ लेते हैं कहानी। ठीक है, कहानी को समझ लेंगे फिर हम वो पढ़ लेंगे। देखिए कहानी मैंने थोड़ा सा बता ही दिया था कि जो सिम्बलिन है, कहानी शुरुआत होती है एंशियंट ब्रिटेन की। और ब्रिटेन का राजा कौन है? ब्रिटेन का रोमन साम्राज्य का, मतलब सिम्बलिन ही रोमन साम्राज्य का ब्रिटेन का जागीरदार राजा था, है ना। कोर्ट एंड द वेल्स विल्डरनेस एंड रोम। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसकी सेटिंग प्राचीन ब्रिटेन एंड देन रोम में रखी गई है। तो प्राचीन ब्रिटेन यानी कि राज दरबार कोर्ट का दिखाया गया है, देन वेल्स के जंगल का दिखाया गया है ना। कुछ कहानी शिफ्ट हो जाती है वेल्स के जंगल में। पहले तो कहानी कोर्ट से स्टार्ट होती है, कहानी जो है वो कोर्ट से, प्राचीन ब्रिटेन के कोर्ट से स्टार्ट होती है, देन कहानी शिफ्ट हो जाती है वेल्स के जंगल में, उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है रोम में। तो ये ध्यान रखना है। जॉनरा स्ट्रक्चर रोमांस है, सफरिंग, वॉन्डरिंग एंड रेस्टोरेशन। पहले इसमें दिखाया गया कहानी कैरेक्टर जो है वो सफ़र बहुत करते हैं, देन भागते बहुत है, वॉन्डरिंग करेंगे, लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक्ट 1 में कहानी क्या होती है, जैसे मैंने ऊपर बता ही दिया है। द प्ले बिगिंस विद द सीक्रेट मैरिज ऑफ इमोजन, डॉटर ऑफ किंग सिम्बलिन एंड पोस्थुमस लियोनाटस, अ नोबल ऑर्फन। ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या होती है, मैंने बताया था ना कि जो सिम्बलिन है वो चाहता क्या है कि अपनी बेटी की शादी वो किससे कराए? क्लॉटेन से, अपने स्टेप सन से कराए। और क्लॉटेन किसका बेटा है? क्लॉटेन जो सिम्बलिन है ना जिससे शादी किया, यानी कि सेकेंड रानी का, सेकेंड वाइफ का बेटा है। ठीक है, क्लॉटेन। और सेकेंड वाइफ का बेटा, ये जो क्लॉटेन है, सेकेंड वाइफ जो है सिम्बलिन की, वो जो सेकेंड वाइफ है ना, वो मतलब सेकेंड वाइफ के पहले पति का ये बेटा है क्लॉटेन। तो वो चाहती है ना कि इमोजन को या तो मार दिया जाए या तो अपने बेटे से शादी करा दिया जाए, मतलब राजपाट किसी तरह मेरे बेटे का हो जाए। जो रानी है, सेकेंड वाइफ है, इमोजन की सेकेंड मदर है, स्टेप मदर है। और वो राजा को भी आसानी से बहका लेती है, बहुत अच्छी से, राजा सिम्बलिन को बहुत अच्छे से बहका लेती है। तो राजा सिम्बलिन भी चाहते हैं कि इमोजन की शादी क्लॉटन से हो, बट इमोजन जो है वो प्यार किससे करती है? पोस्थुमस लियोनाटस से, और वो शादी भी चुपके से इससे कर लेती है। तो पोस्थुमस लियोनाटस कौन है? ये एक अनाथ रहता है, बट एक नोबल पर्सन होता है। ठीक है, उसी दरबार में ऐसा कहा जाता है कि ये एक, इसका जो मतलब अनाथ रहता है लेकिन एक नोबल पर्सन रहता है, लेकिन इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं रहती है। और ये इससे सीक्रेटली क्या कर लेती है? शादी कर लेती है। उसके बाद क्या होता है? द किंग सिम्बलिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज विक्ड क्वीन बेनिसिस पोस्थुमस, द क्वीन वांट्स इमोजन टू मैरी हर सन द फुलिश क्लॉटन, जैसे मैंने ऊपर बताया। फिर क्या होता है? राजा सिम्बलिन अपनी दुष्ट रानी के प्रभाव में है, मतलब रानी जितना बोलती है उतना राजा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? रानी चाहती है कि इमोजन उसके अपने बेटे मूर्ख क्लॉटन से शादी करे, बट राजा को इमोजन की शादी का पता चलता है इसी बीच कि इमोजन ने चुपके से शादी कर ली है, वो भी किससे कर ली है? इससे पोस्थुमस से कर ली है। अब चूंकि इमोजन अकेले है, इसलिए किसी नोबल पर्सन को ही चाहिए ना पूरा राजपाट चलाने के लिए। तो पोस्थुमस राजा के लिए पोस्थुमस नहीं है वो पर्सन, इसलिए ये गुस्सा हो जाता है। राजा जो सिम्बलिन है वो गुस्सा हो जाता है और पोस्थुमस को क्या कर देता है? बैनिश कर देता है ना। राजा क्या करता है? पोस्थुमस को देश निकाला दे देता है। फिर क्या होता है? पोस्थुमस पहुंच गया रोम में। ये ब्रिटेन से कहाँ चला आया? कहानी शिफ्ट हो गई रोम में। अभी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ब्रिटेन से। अब कहानी पहुंच गई कहाँ पे? रोम में पहुंच गई, क्योंकि जो पोस्थुमस है ये पहुंच जाता है रोम में। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, जाने से पहले राजा इसको ना बैनिश कर देते हैं पोस्थुमस को। तो हालांकि लोग शादी कर लेते हैं, पोस्थुमस और इमोजन दोनों शादी कर लेते हैं। तो जाने से पहले पोस्थुमस इमोजन को एक कंगन देता है। क्या देता है? एक कंगन। पोस्थुमस इमोजन को कंगन देता है निशानी के तौर पर, दोनों हस्बैंड वाइफ देते हैं। और इमोजन इसको क्या देती है? पोस्थुमस को रिंग देती है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पोस्थुमस निशानी के तौर पर पोस्थुमस इमोजन को कंगन देता है, इमोजन देती है एक रिंग जाने से पहले,
कि भाई ये लोग एक निशानी के तौर पर कि मेरा प्यार याद रखना, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, शादी कर लिए हैं, ये सारी चीज़ें याद रखना, मैं जा तो रहा हूँ, मुझे देश निकाला मिल गया है। फिर क्या होता है, ये रोम में पहुँच जाता है। फिर रोम में इसकी मुलाकात एक इशियामो नाम के बंदे से होती है, जो कि ये इटालियन है। इसे ना इकामो पढ़ सकते हो या इशियामो पढ़ सकते हो, ठीक है, मैं दोनों यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये जो इटालियन है काफ़ी बोल रहा है, बहुत बोल रहा है। इसके सामने पास्थुमस अपनी बीबी की बहुत तारीफ़ करता है। किसकी? इसकी, इमोजन की, कि मेरी पत्नी ऐसी है, बहुत बहुत मतलब वफ़ादार है बहुत। तब ये इशियामो कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी को ना बहका सकता हूँ, मतलब उसे सेड्यूस कर सकता हूँ। तुम जितना अपने पत्नी की वफ़ादारी की बात कर रहे हो, मैं उसे सेड्यूस कर सकता हूँ। तो ये कहता है तुम सेड्यूस कर ही नहीं पाओगे, वो बहुत वफ़ादार है मुझे लेकर। तो ये कहता है लगी शर्त, कितनी की शर्त लगती है? 10,000 डुकेट्स की, 10,000 रुपये की लगती है डुकेट्स की, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर, यहाँ पे बात होती है कि अगर ये इशियामो जीत जाता है, यहाँ पे ये कहता है कौन? ये पास्थुमस कहता है अगर तुम जीत जाते हो, इशियामो से कहता है अगर ये जो शर्त तुम लगा रहे हो, तुम मेरी पत्नी को बहका सकते हो, अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें ये जो रिंग है, ये जो रिंग दिए रहती है इमोजन ना, ये रिंग तुम्हें मैं दे दूंगा इशियामो को। और अगर मैं जीतता हूँ, पास्थुमस कहता है अगर मैं जीतता हूँ ये शर्त, तुम मेरी पत्नी को नहीं बहका पाओगे तो ये शर्त मैं जीत जाऊँगा, और जब मैं जीत जाऊँगा तो तुम्हें क्या करना होगा, ठीक है। अगर इशियामो नहीं जीतता है, पास्थुमस कहता है अगर मैं जीतता हूँ तो तुम्हें 10,000 तो डुकेट्स तो देना ही होगा, साथ ही साथ तुम्हें तलवारबाजी भी करनी होगी, तलवारबाजी का डुअल भी करना होगा। इस तरह दोनों के बीच में एक शर्त रखी जाती है, एक बेट लगती है। समझ में आया? फिर क्या होता है यहाँ पे, अभी भाई इसी इरादे से ये निकल जाता है फिर से ब्रिटेन की तरफ। कहाँ चला जाता है? ब्रिटेन की तरफ। किस लिए? कहाँ चला जाता है? ब्रिटेन की तरफ। एक्ट सेकेंड में हम लोग पहुँच गए हैं, तो ब्रिटेन में आ जाता है, ठीक है, मतलब इमोजन को बहकाने फुसलाने आ जाता है। तो ट्रिक यहाँ पे करता है, इशियामो ट्रेवल्स टू ब्रिटेन बट फेल्स टू सेड्यूस इमोजन, ही हाइड्स इन चेस्ट एंड इज कैरिड इनटू हर बेडरूम, ठीक है। फिर क्या होता है, इशियामो यहाँ पे पहुँच जाता है, कहाँ पे? ब्रिटेन पहुँच जाता है। ब्रिटेन पहुँच के जहाँ वह अपने वह वफादार इमोजन को बहकाने की कोशिश भी बहुत करता है। इमोजन जो है वो बहुत वफादार है और उसको बहकाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन इमोजन उसे बार बार रिजेक्ट करती है। फिर इशियामो क्या करता है, इमोजन के जहाँ इमोजन सोती है, जहाँ उसका बेड चैम्बर होता है, जहाँ उसका बेडरूम होता है ना, तो इशियामो क्या करता है, उसके बेडरूम में एक संदूक में जाके छिप जाता है कि आएगी सोएगी, तो सोने से पहले, उसके बेडरूम में जाने से पहले, मैं यहाँ पे बेडरूम यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे बेडरूम है भी तो ताकि आपको समझ में आए, शयन कक्ष बोलते हैं ना। तो बेडरूम में जाने से मतलब इमोजन अपने बेडरूम में जाने से पहले इशियामो जो है ना उसके बेडरूम में जाके एक संदूक में छिप जाता है, ठीक है। तो जाके जब एक संदूक में छिप जाता है और जब राजकुमारी फिर इमोजन आती है अपने बेडरूम में सो जाती है, तभी पास्थुमस उस संदूक से बाहर निकलकर क्या करता है, एक उसका जो कंगन है वो चुरा लेता है, जो पास्थुमस ने दिया था वो निकाल के सोती है, रखती है पास में, तो उसका कंगन चुरा लेता है, ठीक है। और बाकी कमरे को भी देखता है। फिर इमोजन सोई रहती है। अब इंसान सोता है तो फिर आप देख सकते हो ना कि वाइल इमोजन स्लीप्स ही इमर्ज स्टील्स हर ब्रेसलेट एंड नोट्स अ क्रिम्सन मोल ऑन हर लेफ्ट ब्रेस्ट, ही रिटर्न्स टू रोम एंड कन्विंस पास्थुमस दैट इमोजन वाज अनफेथफुल। तो ये ध्यान रखना है, जब इमोजन सो रही होती है तो याशिमो क्या करता है, संदूक से बाहर निकलता है और वो इमोजन का वो ब्रेसलेट बोलो या कंगन, वो चुरा लेता है, ठीक है। और उसकी लेफ्ट ब्रेस्ट पर एक ना क्रिम्सन मूल देख लेता है, यानी कि लाल तिल। ये सोई रहती है, ठीक है, तो लाल तिल देख लेता है। ये सब देख के वापस आ जाता है रोम में, ही रिटर्न्स रोम, आ जाता है रोम में। कुछ करता धरता कुछ नहीं है, मतलब उसे बहका नहीं पाता है, सेड्यूस नहीं कर पाता है, बस उसका कंगन सबूत के तौर पर एक कंगन चुरा लेता है। आपने देखा होगा ओथेलो में सबूत के तौर पर क्या था, हैंकरचीफ, एक हैंकर ही चीफ थी, जहाँ पे ओथेलो को पूरा यकीन हो जाता है। यहाँ पे वो ब्रेसलेट है, वो लेफ्ट ब्रेस्ट पर वो लाल तिल का प्रूफ, दोनों वो देख के चला जाता है वापस रोम में, ठीक है। फिर क्या होता है, ताकि वो झूठे सबूत के रूप में वो दिखा सके पास्थुमस को कि उसकी जो बीबी है वो उसकी बीबी को सेड्यूस कर लिया है। तो वापस इटली लौटकर इशियामो क्या करता है, पास्थुमस को विश्वास दिला देता है कि उसने इमोजन को मतलब क्या कर लिया है, सेड्यूस कर लिया है। अब गुस्से में ये सब जब सुनता है ना,
कौन, ये सब जब ये सुनता है पॉस्थुमस, द डेथ ऑर्डर, अ हार्ट ब्रोकन पॉस्थुमस सेंड्स अ लेटर टू हिज सर्वेंट पिशानियो टू किल इमोजन एट मिलफोर्ड हेवन। जब ये सुनता आके इशियामो इसे बताता है ना, मैंने कहा ना ये यागो का छोटा भाई है, ध्यान रखना इशियामो को। जिस तरह यागो उसको उसकी बीबी के खिलाफ पूरा भरता रहता है, वैसे ये भी भर रहा है, झूठे झूठे फैला रहा है। तो आके ये इसको पॉस्थुमस को बता देता है कि देख भाई मैंने बहका लिया है। अब यहाँ पे गुस्से में आ जाता है पॉस्थुमस, और गुस्से में वो आकर पॉस्थुमस ब्रिटेन को 2 पत्र भेजता है। एक पत्र, वो एक लेटर किसे भेजता है, 2 लेटर लिखता है गुस्से में आकर, 2 लेटर, और एक लेटर वो पिशानियो को भेजता है, पिशानियो को, और एक लेटर वो इमोजन को भेजता है। अब वही वाली, वो जब भाई ना ईर्ष्या जब चढ़ जाती है, ईर्ष्या जब बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है तो इंसान समझ में नहीं आता, शैतान सवार हो गया है, शैतान सवार हो, फिर समझ में नहीं आता क्या करना है। लाइक ओथेलो ने क्या किया था, मार दिया था, वही हाल ये भी करने जा रहा है। तो 2 लेटर ये गुस्से में लिखता है, एक पिशानियो को, एक इमोजन को। पिशानियो इसका नौकर है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये कहता है, पिशानियो से क्या कहता है, उस लेटर में ये लिखता है, जिसमें उसे पहले ये इमोजन को भेजता है लेटर में ये इमोजन को कहता है कि तुम कहाँ आ जाना, तुम आ जाना मिलफोर्ड हेवन में, मैं मिलने के लिए बुलाता है इमोजन को जो लेटर लिखा रहता है ना, वो उसे लेटर में लिखा रहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम कहाँ आ जाना, मिलफोर्ड हेवन में आ जाना। आगे होगा यहाँ पे, मैं पहले कहानी ये समझा दे रही हूँ, ठीक है, यहीं पे लिख दे रही हूँ, मिलफोर्ड हेवन। देखिए यहाँ पे तो है, फिर वो लेटर में लिखा रहता ना कि तुम आ जाना कहाँ पे, मिलफोर्ड हेवन आ जाना। इसको इमोजन से मिलने के लिए ये इसे मिलफोर्ड एक जगह पे बुलाता है। और यहाँ पे पिशानियो के लेटर में ये क्या लिखा रहता है, पिशानियो को लिखता है, दूसरे अपने नौकर पिशानियो को कहता है, जिसमें वो इमोजन की मर्डर करने का आदेश देता है कि जाके तुम इमोजन को मार दो। तो 2 लेटर ये ब्रिटेन पहुंचाता है, एक तो अपने नौकर पिशानियो को, एक अपनी बीबी इमोजन को। अब यहाँ पे मारने के लिए तो वहाँ पे थोड़ी ना मारेगा, है ना, कोर्ट में, तो इसको बुलाता है कहाँ पे, मिलफोर्ड हेवन आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो इमोजन जाती है मिलने के लिए, और इधर पिशानियो को कह देता है कि तुम इमोजन को मार देना मिलफोर्ड हेवन में जाके, वहाँ पर तुमको इमोजन मिल जाएगी और तुम उसे मार देना। अब ये जो पिशानियो जो ठहरा काफ़ी वफादार, ये इसके लिए भी वफादार है, किसके लिए, इसके लिए भी, पॉस्थुमस के लिए और इमोजन के लिए भी वफादार है। तो ये क्या करता है, पिशानियो इनकार कर देता है मारने से, और ये डायरेक्ट क्या करता है, इमोजन को पॉस्थुमस की साजिश का खुलासा कर देता है। इमोजन को पूरा बता देता है कि ऐसे ऐसे काम करने जा रहा है, जो पॉस्थुमस है तुम्हारा पति, वो तुम्हें ही मारने की योजना बना रहा है, तो इसलिए तुम्हें मिलफोर्ड हेवन में बुला रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, आगे देख लेते हैं। द डिस्गाइज पिशानियो लॉयल टू इमोजन रिफ्यूजेस टू किल हर, ही एडवाइजेज हर टू डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ बॉय नेम्ड फिडल, ठीक है, फिडले या फिडल। फिर क्या होता है, पिशानियो यहाँ पे बताता है, तुम एक काम करो ना, तुम बचने के लिए लड़के का भेष धारण कर लो, डिस्गाइज कर लो। तो इमोजन यहाँ पे डिस्गाइज हो जाती है ना, वो लड़के का वेश धारण करने के लिए कहता है, और वे नौकरी की तलाश में मिलफोर्ड हेवन चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इमोजन क्या करती है, वो डिस्गाइज हो जाती है और एक लड़के का रूप ले लेती है, और नाम क्या रखती है, फिडले रख देती है। तो ये ध्यान रखना, अब इमोजन क्या बन गई है, फिडले बन गई है, लड़के का भेष बना ली है, और अपना नाम फिडल रख लेती है, ध्यान रखना। फिर क्या होता है, निकल जाती है, लड़का बनकर निकल जाती है उसी मिलफोर्ड हेवन की तरफ, है ना। फिर क्या होता है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो पिशानियो है ना, पिशानियो को ना, ये जो रानी है, जो सिम्बलिन की जो सेकंड वाइफ रहती है, वो मारना चाहती है ना इसे, इमोजन को भी मारना चाहती है, इवन सिम्बलिन को भी मारना चाहती है, किसी तरह दोनों बाप बेटी मर जाए और पूरा जो राजपाट है वो मेरे बेटे क्लोटिन को मिल जाए। तो यहाँ पे इसको ना एक मतलब इसको लगता है कि मौका सही है, तो ये क्या करती है, पिशानियो को ना एक औषधि देती है, और वो औषधि जहर रहता है, पॉइजन। ये पिशानियो को देती है कि जा तो रहे हो साथ में इमोजन को लेकर, इमोजन को दे देना, ये कहना कि ये थकावट वाली मतलब एक होता ना नींद वाली, नहीं सॉरी, यहाँ पे वो देती है, औषधि देती है पिशानियो को कि जाके दे देना इमोजन को, ये किसी तरह खिला देना। लेकिन पिशानियो ठहरा क्या, वफादार, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, रानी ना पिशानियो को ये बोल के देती है कि ये एक औषधि है, इमोजन को दे देना, मतलब ऐसा होता नहीं है सर दर्द की दवा या थकान लगे तो खा ले, तो ये पिशानियो को दे के मतलब ऐसा बोल के दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो जो औषधि रहती है ना, वो जहर रहती है। तो जब इमोजन फिडल के रूप में बन के जाती है, लड़के का वेश धारण करके जा रही होती है मिलफोर्ड हेवन की तरफ,
तो वहाँ पे यहाँ पे जो पिशैनियो हो वो इमोजन को वही औषधि दे देता है, ये सोचकर कि उसका जो मानसिक तनाव हो वो कम हो जाएगा अगर इसको खा लेगी। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इमोजन निकल जाती है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, इस फिडल का मतलब क्या होता है, फिडल का मतलब क्या होता है, फेथफुल। ठीक है, फेथफुल होता है। अब ये निकल गई हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पे करेंगे, वाइल वॉन्डरिंग इमोजन एज फिडल फाइंड्स अ केव इनहेबिटेड बाय ब्लेरियस एंड टू यंग मेन, गाइडेरियस एंड अर्विरागेस, अननोन टू ऑल दीज आर सिम्बलिन किडनैप्ड सन्स एंड इमोजन्स लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स। फिर इधर क्या होता है, अब यहीं पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूंगी आपको, यहीं पे यहाँ तक समझिएगा कि ये निकल गई है एज ए बॉय, लड़का बनकर, फिडल नाम रखकर। फिर इधर क्या होता है, सिम्बलिन के दरबार में जो सिम्बलिन राजा है ना, तो रोमन जो राजदूत जिसका नाम रहता है कैयस लूसियस, कैयस लूसियस, ध्यान रखना लूसियस नाम रहता है, कैयस लूसियस, कैयस, एक सेकेंड, हाँ आगे नाम है। ये कैयस लूसियस कौन है, तो ये रोमन राजदूत है, ठीक है, ये रोमन का राजदूत है एक, कैयस लूसियस। तो ये आता है कहाँ पे, ये सिम्बलिन के दरबार में आता है। उस कर को, मतलब जो कर देना है, ब्रिटेन को, रोमन को कर देना रहता है ना। तो ये जो कैयस लूसियस है, तो ये जो सिम्बलिन है ना, ये रोमन राजदूत कैयस लूसियस को अपना ब्रिटिश कर देने से इनकार कर देता है। ये जो सिम्बलिन राजा है कि मैं ब्रिटिश कर नहीं दूंगा। तो यहाँ पे जो लूसियस है, ये सिम्बलिन को याद दिलाता है कि रोमन सम्राट के आने वाले, मतलब कि अगर तुम कर नहीं दोगे तो हो सकता है कि रोमन तुम्हारे ब्रिटेन पर आक्रमण कर दे। तो ये वार्न करता है राजा को, ठीक है। तो बाद में क्या होगा कि आक्रमण भी होगी, तो ये ध्यान रखना है। अब इसी बीच क्या होता है, मिलफोर्ड हेवन में एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसी बीच क्लॉटिन को मिलफोर्ड हेवन में इमोजन और पास्थुमस की मुलाकात के बारे में पता चलता है ना। अब ये लेटर लिखा रहता है ना, ये लेटर लिखा रहता है इमोजन को कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ मिलफोर्ड हेवन में। अब ये बात पता चल जाती है किसे, क्लॉटिन को पता चल जाती है कि हाँ इमोजन और पास्थुमस मिलने वाले हैं मिलफोर्ड हेवन में। तो यहाँ पे क्लॉटिन क्या करता है, वो एक प्लान बनाता है कि मैं पास्थुमस के कपड़े पहन लूँगा और इमोजन के साथ जोर ज़बरदस्ती करूँगा, फिर इसे शादी कर लूँगा, पास्थुमस को वहीं पर मार दूंगा। ये प्लान बना के वो भी निकल जाता है, क्लॉटिन भी निकल जाता है मिलफोर्ड हेवन की तरफ। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे इमोजन तो निकल गई है, फिडल बन के निकल गई है। वाइल वॉन्डरिंग इमोजन एज फिडल फाइंड्स अ केव इनहेबिटेड बाय ब्लेरियस एंड टू यंग। तो जंगल में ये भटकती है बेचारी, है ना, मिलफोर्ड हेवन जाते जाते ये रास्ता भटक जाती है, जंगल में भटकते भटकते इमोजन एक गुफा में पहुँचती है। हालांकि ये लड़के के भेष में है, लड़की के भेष में नहीं है, ये फिडल के भेष में है, लड़के का भेष धारण करती है, नाम रखती है फिडल। तो ये गुफा में पहुँचती है और गुफा में देखती है वहाँ पे ब्लेरियस है और दो जवान लड़के हैं जिसका नाम है गाइडेरियस एंड अर्विरागेस। ये गाइडेरियस और अर्विरागेस ये इमोजन के ही दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, लेकिन इमोजन को नहीं पता ये मेरे दोनों भाई हैं जो बचपन में बिछड़ गए थे, बचपन में लॉस्ट हो गए थे, और ब्लेरियस ही इन्हें दोनों को उठा लाता है ना। तो किसी को नहीं पता ये दोनों लड़के असल में राजा सिम्बलिन के खोए हुए बेटे हैं और इमोजन के सगे भाई हैं। फिर क्या होता है, एक्ट 4 में पहुंच जाते हैं, हेडलेस बॉडीज एंड स्लीपिंग पोर्शन, बी हेडिंग। क्लॉटिन फॉलोज इमोजन टू वेल्स इंटेंडिंग टू रेप हर वाइल ड्रेस्ड इन पोस्थुमस क्लॉथ। ही एनकाउंटर्स गाइडेरियस हु किल्स क्लॉटिन एंड कट ऑफ हिज हेड। फिर क्या होता है, जब ये यहाँ पहुँचती है ना, ये इमोजन फिडल के रूप में यहाँ पे पहुँचती है, गाइडेरियस और अर्विरागेस से मिलती है, तो इनमें काफ़ी दोस्ती हो जाती है। एक लगाव होता है ना, भाई बहन है, भले ही पहचान नहीं है पता, लेकिन एक लगाव, एक कनेक्टिविटी रहती है, तो काफ़ी पहचान हो जाती है इनके बीच में। फिर क्या होता है, क्लॉटिन भी इमोजन को फॉलो करते करते वेल्स पहुँच जाता है, वेल्स के जंगल में, है ना। तो क्लॉटिन भी वहाँ पे पहुँच जाता है। क्लॉटिन कौन रहता है, वो रानी का बेटा, वो इमोजन का पीछा करते करते वेल्स पहुँच जाता है। उसने पोस्थुमस के कपड़े पहने हुए हैं, उसका इरादा इमोजन के साथ ज़बरदस्ती करना है, देन शादी करना है। तो जंगल में वो करता भी है, ऐसा काम करने जाता है, ठीक है। बट जो इसका भाई है गाइडेरियस, वो उसे बचा लेता है और यहीं पे वो क्लॉटिन को मार देता है, उसका सिर कलम कर देता है। जंगल में इसका सामना गाइडेरियस से होता है और लड़ाई में क्लॉटिन का सिर काट देता है। तो ये ध्यान रखना है। फॉल्स डेट, इमोजन फील्स इल एंड टेक्स अ मेडिसिन प्रोवाइडेड बाय द क्वीन विच इज एक्चुअली अ स्लीपिंग पोशन। हर ब्रदर्स थिंक शी इज डेड एंड सिंग द फेमस डर्ज फियर नो मोर द हीट ओ द सन। तो यहाँ पे क्या होता है, इमोजन चलते चलते काफ़ी ज़्यादा मतलब वीक फील कर रही है ना, जो इमोजन है बीमार फील कर रही है, तो वो वही औषधि पी लेती है जो
पिशैनियो दिया रहता है। पिशैनियो को कौन दिया रहता है? रानी दी रहती है। लेकिन पिशैनियो को भी नहीं पता कि वो जहर है, लेकिन वो जहर रहता है। वो वही औषधि पी लेती है, वही मेडिसिन वो पी लेती है, ये सोच कर कि ये जहर है। लेकिन ये भी ध्यान रखना एक चीज़ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो क्वीन थी वो पिशैनियो को वो औषधि देती है, वो जहर ही रहता है, लेकिन पिशैनियो को नहीं पता कि वो जहर है। अब यहाँ पे एक दरबारी डॉक्टर रहता है, वो क्या करता है, उस जहर की दवा को ना वो बदल देता है, नींद की दवा में कर देता है ना। तो ये ध्यान, ठीक है। क्वीन जो दी रहती है पिशैनियो को, वो जहर ही रहता है, लेकिन पिशैनियो को नहीं पता जहर है। लेकिन एक दरबारी रहता है, मतलब एक दरबारी डॉक्टर रहता है, वो क्या करता है, उसी दवा को, उसी औषधि को वो नींद की दवा में बदल देता है, यानी कि जहर वाले वो रख लेता है और उसकी जगह पे नींद की दवा दे देता है। तो किसी को नहीं पता कि वो एक्चुअल में दवा कौन सी है, तो वो नींद की दवा रहती है। और ये क्या कर लेती है, थकावट के मारे उस दवा को पी लेती है। कौन? इमोजन, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये पीती है ना, तो वो नींद में चली जाती है। तो इसके जो भाई है गाइडेरियस अर्विरागस, उसे लगता है कि ये शायद मर गई है ना, जो फिडल है, जो इमोजन है, वो मर चुकी है। तो यहाँ पे ये लोग एक ना शोक गीत गाते हैं। इसकी भी डेड बॉडी लेके क्लोटिन को मार देते हैं, तो क्लोटिन की भी डेड बॉडी वहीं पे ले आते हैं, एंड इमोजन की भी डेड बॉडी को समझ जाते हैं कि मर गई है, तो वो भी लाके वहीं पे रखते हैं। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि वो लड़की है, वो फिडल के रूप में, एक लड़के के रूप में। तो दोनों बॉडी को सामने रखकर ये लोग एक डर्ज यहाँ पे गाते हैं, दोनों भाई गाइडेरियस एंड अर्विरागस। तो वो डर्ज क्या रहता है, फियर नो मोर द हीट ओ द सन। ये ध्यान रखना है, ये दोनों कौन गाते हैं, गाइडेरियस एंड अर्विरागस, इमोजन के दोनों भाई गाते हैं, ठीक है। वहीं पे एक फ्यूनरल सॉन्ग गाते हैं डर्ज, तो ये ध्यान रखना है। फिर क्या होता है, इमोजन वेक्स अप नेक्स्ट टू द हेडलेस बॉडी ऑफ क्लोटिन बिकॉज ही इज वियरिंग पॉस्थुमस क्लॉथ, ही बिलीव्स हर हस्बैंड इज डेड। तभी इमोजन को होश आती है, नींद खुलती है, तो उसके पास क्लोटिन का बिना सिर वाली लाश पड़ी होती है उसके पास। अब चूंकि क्लोटिन ने पॉस्थुमस के कपड़े पहने हुए थे, सिर तो गायब है, तो उसको लगता है कि मेरा पति है, पॉस्थुमस है, वो मर गया है। तो वहाँ पे वो फिर शोक मनाने लग जाती है, रोने लग जाती है। फिर एक्ट 5 में क्या होता है, मैंने बताया था ना कि ये क्या करता है, सिम्बलिन जो है वो कर देने से मना कर दिया रोमन को। तो रोमन लोग ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया किस पे, ब्रिटेन पे। द रोमन्स लेड बाय लूसियस एंड इंक्लूडिंग इशियामो इन्वेड ब्रिटेन। पॉस्थुमस रिटर्न टू फाइट फॉर ब्रिटेन। ब्लेरियस एंड द 2 प्रिंसेस ऑल्सो ज्वाइन द फाइट, सेविंग सिम्बलिन एंड विनिंग द बैटल। फिर क्या होता है, एक्ट 5 में हम लोग पहुंच गए हैं। तो जो रोमन सेना है ना, रोमन सेना ब्रिटेन पे हमला करती है, और इस रोमन सेना को लीड कौन करता है, यही लूसियस, कैयस लूसियस ही करता है ना, जो रोमन राजदूत है, कैयस लूसियस करता है, जिसमें इशियामो भी शामिल है। वही इशियामो, यागो का छोटा भाई है ना, जो पॉस्थुमस को बहकाया है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, तो ये लोग क्या करते हैं, ब्रिटेन पे हमला कर देते हैं। अब जो पॉस्थुमस है, जिसको राजा सिम्बलिन ने क्या किया था, हटा दिया था ना, बैनिश कर दिया था, ये बेचारा ब्रिटेन के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ब्रिटेन यानी कि राजा सिम्बलिन की तरफ से लड़ने वापस आ जाता है। और इसी बीच ब्लेरियस भी आ जाता है, और इसके दोनों बेटे, दोनों राजकुमार भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, गाइडेरियस और अर्विरागस। सब लोग मिलकर, है ना, राजा सिम्बलिन को बचाकर युद्ध जिता देते हैं सब लोग। तो यहाँ पे अब रेवलेशन हो जाता है, इन द किंग्स टेंट अ सीरीज ऑफ 24 डिस्टिंक्ट रेवलेशन अकर। तो खुलासे होते हैं राजा के तंबू में, एक के बाद एक 20 से ज़्यादा खुलासे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉस्थुमस है वो अपना मतलब अपने आप को हवाले कर देता है राजा के खिलाफ, राजा को हवाले कर देता है। बट राजा को बाद में एहसास होता है कि हाँ ये कौन है, इसको भी, फिडल भी अपने हवाले कर दे। अभी कोई जानता नहीं है कि फिडल कौन है, इमोजन है। तो पॉस्थुमस और फिडल, पिशैनियो सबको जेल में बंद कर दिया जाता है, राजा बंद करवा देते हैं। देन उसके बाद जो फिडल है यानी कि जो पॉस्थुमस है, वो इशियामो के हाथ में वही रिंग देखती है, जो रिंग ये पॉस्थुमस को दिए रहती है। तो फिर पूछती है, ये रिंग तुम्हारे पास कैसे? तो इशियामो भी पकड़ा जाता है। तो इशियामो फिर अपनी गलती का एहसास होता है कि हाँ मैंने ये काम किया था, पॉस्थुमस से मैंने बेट लगाई थी कि उसकी पत्नी का सेड्यूस करेंगे, इसलिए मैं लेकिन झूठ बोला था पॉस्थुमस से, मैंने झूठ बोला। सारी सच्चाई बता देता है इशियामो। तब यहाँ पे समझ में आ जाता है। वहाँ पे फिर पिशैनियो आता है, वो बताता है, पिशैनियो जानता है कि इमोजन बनी हुई है, तो पिशैनियो भी सारी सच्चाई बता देता है कि ये फिडल नहीं है, ये इमोजन है। वहीं पे सारी सच्चाई सबके सामने खुल जाती है। तो एक के बाद एक खुलासे होते हैं। द क्वीन डाइज आफ्टर कन्फेसिंग हर विलेन। जो क्वीन रहती है, राजा की जो सेकंड वाइफ, वो भी अपना
अपना जुर्म कबूल कर लेती है कि मैंने राजपाट के लिए क्या क्या नहीं किया, सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बताती है। इशियामो कन्फेस करता है अपना जो भी उसने अपनी शर्त वाली धोखेबाजी कबूल करता है कि मैंने झूठ बोला था, इससे बताता है। फिर इमोजन जो है वो फिडल, यानी कि इमोजन बताती है कि वही फिडल है ना, मैं फिडल हूँ, मैं ही इमोजन हूँ। ब्लेरियस यहाँ पे रिवील करता है ट्रू आइडेंटिटी दोनों प्रिंस का, है ना। जो ब्लेरियस है उन दोनों राजकुमारों की असली पहचान बताता है कि ये दोनों कौन थे, ये राजा के असली बेटे हैं जिन्हें मैंने बचपन में उठा लिया था, सिर्फ किस लिए, मतलब बदला लेने के लिए गुस्से से। पास्थुमस एंड इमोजन आर रीयूनाइटेड, यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ मिल जाते हैं। सिम्बलिन फॉरगिव एवरीवन एंड पीस इज मेड विद रोम, सब यहाँ पे सिम्बलिन सभी को माफ़ कर देता है, रोम के साथ एक शांति समझौता भी करता है। तो ये थी कहानी, थोड़ा सा मैंने विस्तार से बता दिया, ठीक है। तो ये थी कहानी। अब हम आ जाते हैं, कहानी और जल्दी हो जाती बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार ले लिया है, मतलब थोड़ा सा। चलिए हम थीम को समझ लेते हैं। थीम की बात करेंगे, मेजर थीम्स है इनोसेंस एंड चैस्टिटी है थीम इसकी, ध्यान रखना है, यानी कि सेंटर्ड ऑन इमोशन, हर वर्चू इज टेस्टेड बाय इशियामो, है ना, इसकी थीम यही है। मतलब ये पूरी तरह से इमोशन पर ही सेंटर्ड है, उसकी जो मतलब उसकी पवित्रता, उसकी चैस्टिटी की परीक्षा ली जाती है, पहले इशियामो द्वारा, फिर उसके पति के शक के द्वारा, फिर उसके पिता के गुस्से द्वारा। जेलसी एंड डिसेप्शन ध्यान रखना है, सेकंड जो थीम है जेलसी एंड डिसेप्शन, पास्थुमस अपनी ही पत्नी पर शक करना, ओथेलो प्ले जैसा है ना, ओथेलो भी अपनी पत्नी पर शक करता है, वो तो खुद मार देता है और पास्थुमस मरवाना चाहता है ना। फ़र्क सिर्फ इतना है, ओथेलो का जो अंत है वो ट्रेजेडी से होता है, लेकिन यहाँ पर फॉरगिवनेस से हो जाती है ना, क्योंकि उसे ट्रेजेडी बनना था इसलिए वो मार दिया, यहाँ पे ट्रेजेडी नहीं बनना था, यहाँ पे लास्ट में माफ़ी आ जाती है। डिस्गाइज एंड आइडेंटिटी याद रखना, इमोजन अपनी जान बचाने के लिए एक लड़के फिडल का भेष धारण करती है, इसी भेष में वो अनजाने में अपने खोए हुए भाइयों से भी मिलती है। फॉरगिवनेस एंड रिकन्सिलेशन, ये शेक्सपियर के बाद के प्ले लेट रोमांसेस की सबसे बड़ी खासियत यही है ना। प्ले के लास्ट में बदले की भावना से नहीं बल्कि माफ़ी से होता है, लाइक टेम्पेस्ट में आप देख सकते हो, प्ले स्टार्ट होता है एकदम रिवेंजफुल से, बदला लेने से, लेकिन ख़त्म किस पे होता है, माफ़ी से। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होता है, हॉलमार्क ऑफ द लेट रोमांस, द प्ले एंड्स विद द पार्डन्स द वर्ड टू ऑल, ये सिम्बलिन लास्ट में कहता है पार्डन्स द वर्ड टू ऑल, सभी के लिए क्षमा ही शब्द है। ब्रिटिश नेशनलिज्म वर्सेस रोम, तो ब्रिटेन असर्ट्स इज स्ट्रेंथ इन बैटल बट वॉलंटरली पेज द रोमन ट्रिब्यूट टू इंश्योर पीस, है ना। तो ब्रिटेन युद्ध में रोम को हरा देता है और अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए राजा सिम्बलिन अपनी मर्जी से रोम को ट्रिब्यूट देना स्वीकार करता है, यानी कि वो कर देने के लिए राजी हो जाता है। डिवाइन इंटरवेंशन, द अपीयरेंस ऑफ जुपिटर ऑन द एगल, तो ध्यान रखना प्ले में डिवाइन इंटरवेंशन है, यानी कि दैवीय हस्तक्षेप भी किया गया है प्ले में एक सीन आता है जहाँ देवता जुपिटर, एक देवता है जुपिटर, वो ईगल पर बैठकर आते हैं, ये दिखाता है इंसान की किस्मत इवेंचुअली ईश्वर के हाथ में है। लास्ट में दिखाता है, जब कब आता है जानते हो, जब पास्थुमस सब लोग जेल में होते हैं, राजा के द्वारा, राजा के सामने अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं। लास्ट में जब ब्रिटेन जीत जाता है उसके बाद ना पास्थुमस अपने हवाले कर देता है राजा के, फिडल भी है, सारे लोग जेल में है, तो वहाँ पे जुपिटर करके आते हैं, एक सीन आता है, वहीं पे एक देवता आते हैं जुपिटर, जो ईगल पर बैठ कर आते हैं, और ऐसा लगता है कि वो ड्यूस एक्स मशीना की तरह आते हैं प्ले में, सारा कुछ ठीक कर देते हैं। तो ये दिखाता है कि इंसान की किस्मत इवेंचुअली ईश्वर के हाथ में होती है। ओके, एंड चलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिवीजन। एंड ये बात करेंगे लेट रोमांसेस क्वार्टेट, ठीक है। अगर हम बात करें तो सिम्बलिन इज यूजली स्टडीड अलॉन्ग साइड द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल एंड पेरिकल्स, तो याद रखना 4 लेट रोमांसेस है, 4 लेट रोमांसेस, या ड्रामेटिक रोमांसेस या ट्रेजिक कॉमेडी। तो सिम्बलिन भी है, टेम्पेस्ट भी है, विंटर्स टेल भी है, पेरिकल्स भी है, ये चारों 4 लेट रोमांसेस है या 4 ट्रेजिक कॉमेडी है, ध्यान रखना है। जिसमें से हमने टेम्पेस्ट पढ़ ही लिया है, विंटर्स टेल पेरिकल्स पढ़ना है, आज सिम्बलिन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेट रोमांसेस क्वार्टेट है। सिम्बलिन को आमतौर पर शेक्सपियर के दूसरे 3 मतलब जितने भी अदर 3 प्ले के साथ पढ़ा जाता है, टेम्पेस्ट, विंटर टेल एंड पेरिकल्स एंड सिम्बलिन, 4 है। स्टेप मदर आर्केटाइप, तो सौतेली माँ का जो रूप है, रानी एक क्लासिक स्नो वाइट स्टाइल का विलन है, क्वीन इज अ क्लासिक स्नो वाइट स्टाइल विलन, शी यूजेस पॉइजन्स एंड ट्राइज टू क्लियर द पाथ फॉर हर ओन सन क्लॉटन, है ना।
तो जो रानी है जो इसमें, वो एक क्लासिक स्नो वाइट स्टाइल की विलेन है, जहाँ जहर का यूज़ करती है और अपने बेटे क्लोटिन को राजा बनाने के लिए रास्ता साफ करना चाहती है। फेमस डर्ज कब आता है? एक्ट 4 सीन 2 में, कंटेन्स द लिरिक, है ना, एक्ट 4 सीन 2 में, जहाँ पे दोनों भाई गाते हैं फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, विच इज़ अ वेरी कॉमन एमसीक्यू। ये पूछा जाता है, ये आया हुआ है एग्जाम में, ये लाइन आई हुई है, ये लाइन ध्यान रखना, ये लाइन आपके सिम्बलिन में है। गाता कौन है? ये एक डर्ज है, और ये गाता कौन है? ये गाइडेरियस और अरवीरागस गाते हैं। कब? जब इनको लगता है कि जो फिडल है, यानी कि जो इमोजन लड़का बनी रहती है फिडल, वो बेहोश रहते हैं, तो उनको लगता है कि वो मर गया है, उसकी बॉडी और क्लोटिन की बॉडी को साथ में रख के ये लोग ये गाना गाते हैं, ठीक है, ये डर्ज गाते हैं। जियोग्राफी, मिलफोर्ड हेवन इन वेल्स, द क्रूशियल लोकेशन वेयर द प्लॉट ट्रेंड्स कवरेज, है ना, कन्वर्ज। ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर हम जियोग्राफिकल देखें तो मिलफोर्ड हेवन इस प्ले का सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, जहाँ कहानी के सारे सूत्र मिलते हैं। Jupiter's descent. In Act 5, the god Jupiter descend on an eagle to deliver a tablet containing a prophecy about British future. This is the Deus Ex Machina movement. तो ध्यान रखना है यहाँ पे जुपिटर का भी आया हुआ है, यानी कि एक्ट 5 में जो गॉड हैं जुपिटर, वो ईगल पर बैठकर आते हैं और ब्रिटेन के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। ये एक ड्यूस एक्स मशीना का मूवमेंट है कि आगे क्या होने वाला है ब्रिटेन में। अब आ जाते हैं एग्जाम स्टाइल वन लाइनर्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्लीपिंग पोशन प्रोवाइडर? तो स्लीपिंग पोशन किसने दिया था? मतलब स्लीपिंग पोशन मतलब जो नींद की दवा थी, उसको बनाने वाला या देने वाला कौन था? तो कॉर्नेलियस था, द कोर्ट फिजिशियन था। ये कोर्ट का एक डॉक्टर था, जिसने क्या किया था, वो जहर की औषधि को, जो जहर की मेडिसिन थी, उसको बदल के स्लीपिंग पोशन में बदल दिया था, है ना, स्लीपिंग पोशन उसकी जगह पे दे दिया था। तो वो उसका नाम क्या था? कॉर्नेलियस। ये कौन रहता है? ये कोर्ट फिजिशियन रहता है, दरबारी चिकित्सक, दरबारी डॉक्टर रहता है, ठीक है। व्हाट डज फिडल मीन इन लैटिन? तो फिडल का मतलब क्या होता है लैटिन में? फेथफुल, जो मैंने ऊपर बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, व्हाट इज द यागो ऑफ दिस प्ले? इस प्ले का यागो कौन है? यागो तो इशियामो है, आई से यागो, आई से इशियामो, याकिमो या इशियामो। व्हाट फिजिकल मार्क प्रूफ्स इशियामो लाई? कौन सा वो फिजिकल मार्क था इशियामो की झूठ का सबूत बनता है? तो अ मोल ऑन इमोशंस लेफ्ट ब्रेस्ट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। विच रोमन जनरल लीड्स द इन्वेजन? तो कौन से वो रोमन जनरल आक्रमण का लीड करता था? मतलब वो कौन सा रोमन की सेना की तरफ आया था जिसने रोमन को लीड किया? उसका नाम था केएस लूसियस। चलिए अब हम थोड़ा सा सिम्बलिन पे देखते हैं, शेक्सपियर ने इसमें कौन से आर्ट को यूज़ किया है सिम्बलिन में। विजन ऑफ जुपिटर, तो ये ध्यान रखना, एन एग्जाम्पल ऑफ मास्क एलिमेंट इन द लेट शेक्सपियर प्रोवाइड्स अ सुपरनेचुरल रेजुलेशन, है ना। तो ये ध्यान रखना है इसमें कि ये शेक्सपियर के बाद के लेट प्लेज में मास्क एलिमेंट्स का एक एग्जाम्पल है। मास्क एक प्रकार का संगीतमय या जादुई एक परफॉर्मेंस होता है। द मोल डिस्क्रिप्शन, अ क्रूशियल प्लॉट डिवाइस यूज ऑफ फॉल्स सेंसरी एविडेंस, है ना। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये कहानी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यासिमो क्या करता है? इमोजन के लेफ्ट ब्रेस्ट पर तिल देकर झूठ बोलता है, और उसने इमोजन के साथ ऐसा मतलब झूठ बोलता है कि उसने इमोजन के साथ संबंध बनाया। ये एक फॉल्स एविडेंस बन जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है। ड्रामेटिक आयरनी क्या था इसमें? द ऑडियंस नोज द क्वीन पॉइजन इज ओनली अ स्लीपिंग ड्रॉट। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ड्रामेटिक आयरनी कहाँ पे है इस प्ले में? तो इसका मतलब जब ऑडियंस को सच पता है लेकिन कैरेक्टर को नहीं पता। जैसे हम ऑडियंस जानते हैं रानी ने जो जहर दिया है वो वास्तव में सिर्फ एक स्लीपिंग ड्रॉट है, लेकिन प्ले के कैरेक्टर इसे असली जहर मानते हैं। ये ध्यान रखना है, प्ले के जो कैरेक्टर है वो इसे असली जहर, स्पेशली रानी जानती है कि असली जहर है, और वो डॉक्टर जानता था असली जहर है, इसलिए उसने चेंज कर दिया। लेकिन ऑडियंस, बाकी कैरेक्टर नहीं जानते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता है कि वो स्लीपिंग पोशन है जो इमोशन ने लिया है, ठीक है। सिंबॉलिज्म ऑफ द ब्रेसलेट, तो ब्रेसलेट का क्या मतलब है? रिप्रेजेंट द मैरिटल बॉन्ड विच इशियामो स्टिल बट कैन नॉट ब्रेक, है ना। ये पति पत्नी का जो वैवाहिक बंधन है उसका प्रतीक है, उसकी निशानी है कंगन, वो रिंग, वो ब्रेसलेट। यासिमो इसे चुरा तो लेता है लेकिन उनके प्यार के बंधन को तोड़ नहीं पाता, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी, द फाइनल सीन इज अ फेमस फॉर इट्स थेट्रिकल वर्चुअसिटी, रिजॉल्विंग मल्टीपल प्लॉट्स स्टैंड साइमल्टेनियसली। तो प्ले के लास्ट में सीन में ये होता है कि थेट्रिकल वर्चुअसिटी के लिए फेमस है, मतलब इसमें एक ही समय में कहानी के कई सारे उलझे हुए धागे सुलझाए जाते हैं, इस वजह से ये फेमस है। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे जुपिटर का आया है ना,
कहाँ गया, यहाँ पे। विजन ऑफ जुपिटर क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। जैसे इसमें जो देवता हैं, जो गॉड हैं जुपिटर, है ना, ये ईगल पर बैठकर आते हैं, यानी कि गरुड़ पर बैठकर आते हैं और समस्याओं का एक दैवीय या सुपरनेचुरल रेजुलेशन देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इमोशन पे एक फोकस अगर हम दें, एक स्पेशल फोकस करें इमोशन पर, तो आइडियल वुमेनहुड क्रिटिकल कंसेंसस लाइक दैट ऑफ विलियम हैजलिट ऑफन रैंक्स इमोशन एज शेक्सपियर्स मोस्ट परफेक्ट वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक आइडियल वुमनहुड है। विलियम हैजलिट जैसे कई क्रिटिक ने इमोशन को शेक्सपियर की सबसे परफेक्ट महिला मानते हैं। इंड्योरेंस अनलाइक डेस्टिमोना हु डाइज और हरमियोनी हु इज हिडन, इमोशन इज एक्टिव हु ट्रेवल्स डिस्गाइज हरसेल्फ एंड सर्वाइव्स। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि बाकी की हीरोइनों से इमोशन अलग है। डेस्टिमोना तो मारी जाती है, उसका पति जब जेलस होता है अपनी पत्नी को लेके तो पति तो मार देता है, डेस्टिमोना मारी जाती है। और हरमाइनी भी क्या हो जाती है, ये छिप जाती है, इसका भी पति इस पर क्या करता है। हरमाइनी किस में है जानते हैं, विंटर्स टेल में, अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट यही हरमाइनी वाला। तो ये विंटर्स टेल में है, इसका भी पति इस पर शक करता है, तो ये छिप जाती है, मरती तो नहीं है लेकिन छिप जाती है। लेकिन इमोशन एक्टिव रहती है, वो यात्रा करती है, भेष बदलती है, मुसीबतों का सामना करके जीवित रहती है। इसका भी पति मारने वाला रहता है बट वो किसी तरह बच जाती है। नेम सिग्निफिकेंस ऑफन स्पेल्ड इनोजन इन ओल्डर टेक्स्ट पॉसिबली मीनिंग इनोसेंट आर मेडन। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें जो नेम सिग्निफिकेंस है, नाम का महत्व, पुराने जो टेक्स्ट है ना, पुराने टेक्स्ट में इसका नाम अक्सर इनोजन लिखा जाता है। इमोजन को ना पुराने टेक्स्ट में अक्सर इनोजन लिखा रहता है, इनोजन लिखा जाता है, जिसका मतलब क्या हो सकता है, इनोसेंट या मेडन, कुंवारी या मासूम। ठीक है, इंपॉर्टेंट सीन्स एंड लाइंस देख लेंगे। गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स ऑलमोस्ट एज चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट। ये गाइडेरियस एंड अरवीरागेस कहते हैं, वो फ्यूनरल सॉन्ग है फॉर द डेड फिडल इमोजन। जब वो दोनों बॉडी को सामने रखकर वो फ्यूनरल सॉन्ग गाते हैं दोनों भाई, गाइडेरियस एंड अरवीरागेस। ठीक है, तो यहाँ पे यही लाइन आती है, पहली तो लाइन वो रहती है ना, आई सी, वहाँ पे ये लाइनें रहती है ना, नो मोर वाला। तो उसके बाद ये गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स ऑलमोस्ट एज चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट, है ना, तो ये लाइनें आती है। ये एक फ्यूनरल सॉन्ग है जो उन्होंने फिडल के लिए गाया था जब उन्हें लगा कि वो मर गई है। इसका मतलब अमीर हो या गरीब, सबको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, यही हो गया। गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स ऑलमोस्ट, चाहे गोल्डन लैड्स या गर्ल्स, गोल्डन लैड मतलब यही होता है कि चाहे भाई यूथ डेज हो, चाहे लड़कियां या लड़के, चाहे अमीर हो, गोल्डन मतलब अमीर यहाँ पे होता है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, है ना, चाहे अमीर लड़का हो चाहे गरीब लड़की हो चाहे अमीर, तो एज चिमनी स्वीपर कम टू डस्ट, उसे एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाना ही है, मतलब मरना तय है। आई सी बिफोर मी मैन नॉर हेयर नॉर वॉट एंसू बट हैव अ फॉग इन देम। ये कौन कहता है, ये इमोशन कहती है। ठीक है, ये उसके कन्फ्यूज़न को दिखाता है ना, इमोशन के कन्फ्यूज़न को दिखाता है, जब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि सब उसके लिए सब कुछ फॉग हो गया है, धुंधला हो गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वो बोलती है यहाँ पे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली ध्यान रखना। अरवीरागसन ये बोलता है, और वो लाइन मैंने बताया था, फियर नो मोर हीट ओ द सन, वो भी लाइन इंपॉर्टेंट है, वहीं की है। फॉल्स टू हिज बेड व्हाट इज़ टू बी फॉल्स, ये इमोशन कहती है ना, ये उसकी मासूमियत, उसके इनोसेंट को दिखाता है। जब उस पर ना एडल्ट्री का आरोप लगता है तो वो उसे समझ नहीं आता कि बिस्तर के प्रति झूठा होना क्या होता है। हैंग देयर लाइक फ्रूट माई शोल टिल द ट्री डाई, ये पास्थुमस कहता है। कौन कहता है, पास्थुमस। ये रीयूनियन का सीन है, जब वो इमोशन को गले लगाता है और उसे अपनी आत्मा कहता है। लास्ट में जब दोनों मिलते हैं हस्बैंड वाइफ, तब ये बात बोलता है, हैंग देयर लाइक फ्रूट माई शोल टिल द ट्री डाई, है ना। रीयूनियन का सीन है जब वो इमोशन को गले लगाता है और उसे अपनी स्पिरिट कहता है। पार्डन्स द वर्ड टू ऑल, ये किंग सिमलिन कहते हैं लास्ट में, है ना। प्ले को एक मॉरल निष्कर्ष होता है, यानी कि टोटल फॉरगिवनेस, क्षमा कर दिया जाए। चलिए, अब सिम्बलिन का स्ट्रक्चर है, एक्सपोजिशन में क्या दिखाया गया था, फॉरबिडन मैरिज ऑफ इमोशन एंड पास्थुमस, है ना, यही तो इमोशन और पास्थुमस का फॉरबिडन शादी। फिर उसके बाद डिस्ट्रक्शन होता है, शर्त लगाना होता है, वेगर एग्जाइल एंड द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट, है ना, शर्त लगाना, देश निकाला, विश्वास का टूट जाना। देन वॉन्डरिंग होगा, जंगल्स में भटकना, जंगल में।
इमोजन का जंगल में फिडल बनकर भटकना, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, पेनिटेंस, पास्थुमस यहाँ पे रिग्रेट करता है, पास्थुमस को इमोजन के मारने के आदेश पर क्या होता है, पछतावा होता है लास्ट में। रिस्टोरेशन, हैप्पी एंडिंग वेयर फैमिलीज एंड नेशन आर यूनाइटेड, लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है, परिवार और देश दोनों मिल जाते हैं, फिर से एक हो जाते हैं। क्रिटिकल व्यूज़ की बात करेंगे हम तो लेट रोमांस स्कॉलर लाइक एडवर्ड डाउडन कैटेगरीज इट एज अ प्ले रिटन ऑन द हाइट रिफ्लेक्टिंग शेक्सपियर फाइनल पीरियड ऑफ सेरेनिटी। तो ये एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्रिटिक का विचार क्या है, तो लेट रोमांस का तो एडवर्ड डाउडन जो है ना, एडवर्ड डाउडन जैसे स्कॉलर्स ने इसे ऊंचाइयों पर लिखा गया नाटक कहा कि ऑन द हाइट्स रिफ्लेक्टिंग, यानी कि ऊंचाइयों पर लिखा गया ये प्ले है, ठीक है। ये शेक्सपियर के जीवन के अंतिम दौर की शांति को दिखाता है, ऐसा कहा गया। नेशनलिस्टिक अंडरटोन, द प्ले सेलिब्रेट द सिम्बलिंग पीस, अ पीरियड ऑफ हार्मनी बिटवीन द ब्रिटिश स्पिरिट एंड रोमन सिविलाइजेशन। ये जो प्ले है ना, ये सिम्बलिन की शांति का जश्न मनाता है, जो ब्रिटिश साहस और रोमन सभ्यता के बीच का तालमेल है ना। बर्नार्ड शॉ क्या कहते हैं, जेबी शॉ फेमसली रीरोट द लास्ट एक्ट सिम्बलिन रीफिनिश्ड फाइंडिंग शेक्सपियर एंडिंग टू इम्प्रोबेबल, है ना। जेबी शॉ को इस प्ले का अंत पसंद नहीं आया, इस प्ले का जो एंड था ना, वो जेबी शॉ को इस प्ले का एंड पसंद नहीं आया था, इसलिए उन्होंने बहुत ही इम्प्रोबेबल माना और अंत के लिए अपना एक अलग संस्करण लिखा था। उन्होंने अपना ही एक अलग रीरोट उन्होंने मतलब संस्करण लिखा जिसका नाम था सिम्बलिन रीफिनिश्ड था, ये ध्यान रखना। मतलब इसमें जेबी शॉ को ना इसका जो एंडिंग था वो पसंद नहीं आया और उसे इम्प्रोबेबल कहा, ठीक है, माना। लास्ट में उन्होंने अपना एक अलग से वर्जन लिखा जिसका नाम था सिम्बलिन रिफिनिश्ड। आ जाते हैं वन लाइनर। सब कुछ कवर हो गया बच्चे एक ही वीडियो में, थोड़ा आज बड़ा हो गया, मैंने कहानी को थोड़ा, कहानी हम उतने ही पढ़ेंगे, सारा पॉइंट जितना पॉइंट है उसके कवर कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, और मुझे लगता है मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए हैं। चलिए सेटिंग इसकी कहाँ रखी गई, वन लाइनर एक रिवीजन ले लेते हैं। सेटिंग इसकी एंशिएंट ब्रिटेन एंड रोम में रखी गई है, वेल्स का जंगल दिखाया गया है, ये ध्यान रखना। इमोजन का एलियास, यानी कि इमोजन जब डिस्गाइज होती है तो नाम क्या, एक लड़का बनती है, नाम क्या रखती है, फिडल। फिडल मतलब होता है फेथफुल, ये ध्यान रखना है। विलेन्स टूल, विलेन का हथियार क्या था, वो चेस्ट ट्रंक टू हाइड इन इमोजन रूम्स। विलेन का हथियार यही था कि वो ब्रेसलेट चुरा लेता है एंड लेफ्ट चेस्ट पे वो वो तिल देख लेता है, ठीक है। स्टोलन आइटम, अ डायमंड रिंग फ्रॉम पास्थुमस एंड ब्रेसलेट फ्रॉम इमोजन। तो जब दोनों हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं तो पास्थुमस क्या देता है इमोजन को, एक ब्रेसलेट देता है, और इमोजन क्या देती है, एक डायमंड रिंग देती है। और पास्थुमस क्या करता है, पास्थुमस की हीरे की अंगूठी, इमोजन का ब्रेसलेट। जब यहाँ पे वो जो है इशियामा वो जीत जाता है तो वही रिंग वो दे देता है, कौन, पास्थुमस दे देता है, क्योंकि शर्त लगी रहती है। क्लॉटेन डेथ, बिहेडेड बाय गाइडेरियस, गाइडेरियस ही क्लॉटेन को मार देता है, उसका सिर कलम कर देता है ना, उसका सिर काट देता है, बिहेडेड। द स्टेप मदर, द क्वीन रिमेन्स अननेम्ड, सी इज द विग्ड क्वीन आर्केटाइप। जो स्टेप मदर रहती है इमोजन की, उसका नाम क्या दिया गया है, तो प्ले में रानी का कोई नाम नहीं है, वो बस विग्ड क्वीन है, दुष्ट रानी। पॉइजन, इट वाज एक्चुअली अ स्लीपिंग पोशन प्रोवाइडेड बाय कॉर्नेलियस। तो ध्यान रखना है वो असल में एक नींद की दवा थी जो डॉक्टर कॉर्नेलियस ने दी थी। एक चीज़ ध्यान रखना, हो सकता है मुझे ये लगता है कि कॉर्नेलियस यहाँ पे जो रानी है वो कॉर्नेलियस से ही दवा ली, जहर की दवा ली होगी, बट इसने स्लीपिंग पोशन आई थिंक इसने बदल दिया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब असल में क्या थी, वो नींद की दवा थी जो डॉक्टर कॉर्नेलियस ने दी थी। देखो एक चीज़ यहाँ पे समझना, ये जहर वाला कि ये जो कॉर्नेलियस रहता है ना, ये एक दरबारी डॉक्टर रहता है, ठीक है। तो रानी इसी के पास आती है, जो क्वीन रहती है, सिम्बलिन की जो सेकंड वाइफ रहती है, वो इसी के पास आती है और इससे कहती है कि ऐसा जहर तैयार करो ना, मुझे जहर की ज़रूरत है। तो कॉर्नेलियस कहता है, पूछता है किस लिए, तो ये क्वीन कहती है तुम्हें उससे मतलब नहीं है, बस मुझे एक ऐसा मतलब जहर तैयार करो, मुझे एक दवा चाहिए जो जहर हो, मुझे चाहिए। और ये क्वीन वो जहर क्यों चाहती है, ताकि सिम्बलिन को दे सके और उसकी बेटी इमोजन को दे सके, दोनों बाप बेटी को ख़त्म कर दें ताकि राजपाट मेरे बेटे को मिल जाए। तो यहाँ पे कॉर्नेलियस को ये पूरा बताती नहीं, बस जहर मांगते। तो कॉर्नेलियस को यहाँ पे डाउट होता है, कॉर्नेलियस को यहाँ पे क्या होता है, वो डाउट होता है। तो ये क्या करता है ना, इसको संदेह होता है, तो वो जहर को ना एक हानि रहित नींद की दवा में बदल देता है। यानी कि क्वीन को भी नहीं पता कि वो जहर, इसने जहर नहीं दिया है बल्कि एक स्लीपिंग पोशन दिया था। मतलब किसी को भी नहीं पता, सबको पता कि वो स्लीपिंग पोशन ही है। यानी कि फिर क्वीन किसे देती है, फिर क्वीन उसे देती है
पिशैनियों को देती है ना, वो स्लीपिंग पोशन। लेकिन क्वीन को लगता है कि कॉर्नेलियस ने जहर दिया है, क्योंकि ये इसे जहर ही मांगती है, लेकिन ये इसको इस पर डाउट कर लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए ये इसे बताता नहीं है कि जहर है, बल्कि स्लीपिंग पोशन देता है और इसे दे देता है। तो रानी को लगता है इसे शायद जहर है, तो ये डायरेक्ट पिशैनियों को देती है कि जाके दे दो ना किसे, इमोजन को। और पिशैनियों भी समझता है कि स्लीपिंग पोशन है, तो वो इसे देता है इमोजन को, इमोजन भी वही समझ के पी लेती है। तो ऐसी कहानी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मीन्स रानी को भी नहीं पता कि वो जहर था, ये समझ लिए आप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इट वॉज एक्चुअली स्लीपिंग पोशन प्रोवाइडेड बाई कॉर्नेलियस द प्रिंसेस केव। अब यहाँ पे हमें याद रखना है प्रिंसेस केव, यानी कि जो राजकुमारों की जो गुफा थी वेल्स में थी, लोकेटेड इन वेल्स, मिलफोर्ड हेवन में थी, है ना, मिलफोर्ड हेवन के पास ही थी राजकुमारी की जो गुफा है, यानी कि गाइडेरियस और अरवीरागिस का। पास्थुमस ओरिजिन, पास्थुमस का नाम, इसका जो अर्थ है पिता की डेथ के बाद जन्मा बच्चा। हिज नेम मीन्स ही वॉज बॉर्न आफ्टर हिज फादर्स डेथ। पास्थुमस मतलब वही होता है ना कि फादर की डेथ हो जाए उसके बाद कोई बच्चा जन्म लेता है, उसे पास्थुमस बोलते हैं। तो पास्थुमस नाम का यही मतलब होता है। इशियामो फेट, इशियामो का जो अंत है, ही इज स्पेयर्ड एंड फॉरगिवन एट द एंड, लास्ट में क्या होता है इसके साथ, इसे माफ़ कर दिया जाता है और इसे जीवित छोड़ दिया जाता है। ट्रिब्यूट, ब्रिटेन मस्ट पे 3000 पाउंड टू रोम। तो ट्रिब्यूट जो कर देना था, ब्रिटेन को रोम को कितना कर देना रहता था, 3000 पाउंड देने थे। द मूल फाउंड ऑन इमोजन लेफ्ट ब्रेस्ट, जो मूल मिलता है, जो तिल, मूल मतलब तिल, जो तिल है वो इमोजन के लेफ्ट ब्रेस्ट पर था। जुपिटर एट्रीब्यूट, ही डिसेंड ऑन एन ईगल थ्रोइंग थंडर बोल्ट्स। ये ध्यान रखना, जुपिटर की पहचान, वो ईगल पर आते हैं और थंडर बोल्ट फेंकते हैं। ब्लेरियस एलियास, यानी कि ब्लेरियस का नाम क्या है, ब्लेरियस का बदला हुआ नाम क्या है, मॉर्गन, ठीक है, ब्लेरियस का नाम क्या था, मॉर्गन, बदला हुआ नाम। गाइडेरियस एलास, तो इसका बदला हुआ नाम क्या था, पॉलीडोर। मैंने कहा ना ये दोनों बेटों को चुरा के लेके चला जाता है जंगल में, तो ये लोग नाम भी बदल लेते हैं। ये मॉर्गन बन के रहता है और इनके दोनों बेटों को पॉलीडोर और कैडवाल नाम रख दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में इन लोग का नाम गाइडेरियस और अरवीरागस रहता है, लेकिन वहाँ जंगल में पालता है तो ये नाम रखे पॉलीडोर एंड कैडवाल। गाइडेरियस का पॉलीडोर है, अरवीरागस का कैडवाल है, ये ध्यान रखना है। सिम्बलिन की फर्स्ट वाइफ, तो सिम्बलिन की फर्स्ट वाइफ कौन थी, तो द मदर ऑफ द लॉस्ट प्रिंसेस डिसीज। मैंने बताया ऊपर ही कि खोए हुए जो राजकुमार थे, ये दोनों जो बेटे थे ना, ये दोनों, और इमोजन, ये सिम्बलिन की पहली पत्नी के बच्चे थे जो मर चुकी है ना। लेंथ ऑफ द सन एग्जाइल 20 साल तक ये बेटे दूर रहे अपने बाप से। बेटों के वनवास की जो पीरियड था 20 साल, यानी कि ये 20 साल के बाद ही मिले हैं, बचपन में ही लेके चले जाते हैं। प्ले क्लासिफिकेशंस, तो ये ट्रेजी कॉमेडी है, रोमांस भी है। फाइनल रिकन्सिलिएशन लोकेशन सिम्बलिन टेंट, लास्ट में मिलन कब होता है सबका, तो सिम्बलिन के टेंट में होता है। चलिए अब कुछ ट्राइब को देख लेते हैं, जो चीज़ें वहाँ क्लियर नहीं हुई यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है। इमोजन वर्सेस डेस्टिमोना, बोथ आर फाल्सली एक्यूज। इमोजन सर्वाइव एंड रिकंसाइल्ड, डेस्टिमोना इज स्ट्रैंगल्ड। देखिए बात यहाँ पे करेंगे, इमोजन और डेस्टिमोना दोनों पर सेम आरोप लगता है, इनफेथफुल का, दोनों पर झूठा आरोप लगता है और सेम आरोप लगता है, लेकिन इमोजन जीवित रहती है और इनका मिलन भी लास्ट में होता है। सारी जितनी भी क्लैरिटी होती है वो हो जाती है, लेकिन जबकि डेस्टिमोना गला घोटकर मारी जाती है। इशियामो वर्सेस इयागो, इयागो हैज़ नो क्लियर मोटिवलेस मैलिनिटी। इशियामो एक्ट फॉर अ वेगर मनी एंड इवेंचुअली रिपेंट। देखिए इशियामो और इयागो दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, लेकिन इयागो के पास बुराई का कोई ठोस कारण नहीं था, रीज़न नहीं था कोई ठोस कि वो क्यों कर रहा है, लेकिन इशियामो के पास थे भाई, पैसे शर्त के लिए बुरा काम करता था और अंत में रिपेंट भी किया। द मूल इज ऑन द लेफ्ट ब्रेस्ट ट्रैप। द एंडिंग, द क्वीन इज नॉट फॉरगिवन, सी डाइज ऑफ स्टेज आफ्टर कन्फेसिंग हर क्राइम्स। रानी को माफ़ नहीं किया जाता है, वह अपने अपराध, अपने क्राइम कबूल करके स्टेज के पीछे मर जाती है। मतलब स्टेज पे दिखाया नहीं जाता है कि वो मरी कैसी है, बस आके बताया जाता है कि हाँ रानी अपने जो भी उसने कारनामे किए हैं उसको कबूल करती है और मर जाती है। सिम्बलिन केवल उन्हें माफ़ करता है जो जीवित है। तो ये थी कहानी सिम्बलिन की, सारा कुछ इसमें मैंने बता दिया, एक भी चीज़ें छूटी नहीं होंगी मुझे जहाँ तक लग रहा है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड 8000 फैक्ट की PDF अगर किसी को चाहिए
ये 8000 फैक्ट की PDF है, पेड PDF है, 249 में है, 284 पेजेस हैं। अगर आपको चाहिए ये वाली PDF तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एट 081848735 पे व्हाट्सअप करके आप ये PDF ले सकते हैं। 8000 प्लस फैक्ट ये TGT की PDF है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।